सबका अभिवादन। पाठ्यक्रमानुसार आज हम आपसे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं। दो बिंदुओं पे चर्चा होगी। एक तो यह है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दूसरा बिंदु, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं। इन दो बिंदुओं पे आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देखें तो भारत का जो मानचित्र बना है, ये उत्तर का भाग है, जो हमारा पर्वतीय भाग कहा जाता है। और यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियों को हम पर्वत और वन के नाम से यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। दूसरा भाग हमारा ये वाला है, ये हिस्सा, यहाँ इसे मैदानी भाग कहा जाता है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, तो उनके द्वारा जो अवसाद आता है, उन अवसादों के जमने के नाते जो मिट्टी निर्मित होती है, इसे हम अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो अवसाद यहाँ से निकलता है वो जल के द्वारा आता है, यानी उन अवसादों को जल ओढ़े हुए रहता है, इसलिए इसका नाम डाला गया जलोढ़ मिट्टी कहा गया। अब ये दो तरह से हैं वैसे। अब करोड़ों साल पहले पृथ्वी बनी, तो कुछ तो प्राचीन जलोढ़ हैं और कुछ नवीन जलोढ़ हैं, जिनको आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। दो नाम दिया जाता है, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। तीसरा ये हमारी लाल मिट्टी यहाँ है, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद ये हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी उद्गार से जब नीचे से लावा, मैग्मा, इस तरह के पदार्थ निकले और इनसे जो मिट्टी बन गई, इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। इसके बाद लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, यद्यप कम है हमारे यहाँ, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा इस भाग में पाया जाता है। और फिर शुष्क प्रदेश, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहाँ यह मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ मिट्टियाँ जो हमारे तटीय भागों में पाई जाती हैं, ये भी जलोढ़ मिट्टियों के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि पठारों से निकलने वाली नदियाँ आके गिरती हैं और कुछ समुद्रों से निर्मित हो जाता है, तो इस नाते ये भी जलोढ़ मिट्टी के क्रम में आ जाता है। कहीं कहीं कुछ लोग इसको तटीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बेहद सर्वे किया था। उस सर्वेक्षण के दौरान इन्होंने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। तो भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद ने जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया, उसमें से पहली मिट्टी इन्होंने जलोढ़ मिट्टी कही, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल मिट्टी है, चौथा लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, और खारयुक्त खारी या क्षारीय मिट्टी है। और ऐसी मिट्टियां हैं जिसमें जैविक मिट्टियां हैं, जैविक पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी को एक मानचित्र में दिखाने की कोशिश की गई है, जैसा अभी पहले वाले मानचित्र में था। उसी आधार पे ये आपको दिखाया गया है कि ये आपकी पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 22% भाग सम्मिलित हैं। लाल मिट्टी का क्षेत्र है, और ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और इसको हम काली मिट्टी कहते हैं। अभी मैंने इसके पहले आपसे बताया था, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा मैग्मा निकला, उसके जमने से ये बना है। ये मरुस्थलीय भागों में मिट्टियाँ जो पाई जाती है, उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टी हमारी जो है वो तटीय मिट्टी कही जाती है, इसे भी जलोढ़ भाग ही कहा जाता है। यद्यपि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% जलोढ़ मिट्टी है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तर का विशाल मैदान है और दूसरे भाग में हम तटवर्ती मैदान कहते हैं। इस मैदान का निर्माण जो हुआ है, यानी इस तरह की मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है, वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसके बाद जो हमारे अब जो नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से हुआ है, हमने अभी आपसे चर्चा किया था कि ये अवसाद को केवल आज से नहीं शुरू हुए हैं, प्राचीन काल से चलते चले आ रहे हैं। तो जो प्रारंभ में प्राचीन काल में जुड़ गई, उन्हें हम
बांगर प्रदेश या प्राचीन जलोढ़ नाम से कहते हैं, और जो नई बनी है उसे हम खादर या नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है, उपजाऊ भी होती है। काली मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है और इसका अधिकतर विस्तार आप देखें तो महाराष्ट्र में है, पूर्वी गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश भाग में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मिट्टी पाई जाती है और उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में भी कुछ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्गीकरण किया था उसके अनुसार है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी है कि मृदा के संगठन में जो पदार्थ सम्मिलित हैं उनका कितना प्रतिशत है। तो वो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में ह्यूमस तथा कार्बनिक या जो यौगिक है वो 5 से 10% तक पाया जाता है। खनिज पदार्थ इसमें 4 से 5% पाए जाते हैं और जो जल की मात्रा है 25% लगभग पाई जाती है और इस मिट्टी में वायु का अंश भी लगभग 25% पाया जाता है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे इस मानचित्र पर। आप देख रहे हैं जो भी हमने पूरी पिछले बात आपसे बताई थी। जलोढ़ मिट्टी को कई नाम से लोग कहते हैं, कोई काप मिट्टी कहता है, कोई जलोढ़ मिट्टी कहता है, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी कहता है और सबसे उपजाऊ भागी माना जाता है। इसके बाद अब देखें कि हमारे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के सामने प्रमुख समस्या क्या है। तो मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता अथवा उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको हम भूदक्षता या भू क्षमता भी कहते हैं, और मिट्टी का सीमा से अधिक प्रयोग करने पे उसकी प्राकृतिक क्षमता घट जाती है, उसमें अवक्रमण हो जाता है, न्यूनता आ जाती है, जिससे मिट्टी में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ध्यान देने की बात है कि जैसे प्रकृति ने तमाम तत्व दिया है, पानी दिया है, वायु दिया है और तो और भाई साहब शरीर ही दिया है। अब इसमें जब किसी तत्व की कमी हो जाती है तो नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ठीक यही दशा मिट्टियों के सामने भी है कि जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अब उर्वरक क्षमता कम क्यों होती है, उसके लिए विभिन्न तरह के कारण है, जिसे हम भारत की समस्या माने मिट्टी में पाई जाने वाली समस्या के रूप में करते हैं। अब आप देखें जो भारतीय कृषि आयोग है उसने भारत के जितने जो कृषि क्षेत्र हैं या भौगोलिक क्षेत्रफल का बताया, लगभग 53.19% भाग अपर्दन की समस्या से ग्रस्त है। मिट्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या अपर्दन की समस्या है, कटाव की समस्या है, तरह तरह से कटाव होता है। और जो उसके बाद दूसरी समस्या होती है वो अपर्दन की समस्या होती है, कटाव, और दूसरी समस्या जो होती है वो प्रदूषण की समस्या है। मिट्टी भी प्रदूषित होती है। अब आप जान लें कि अपर्दन से, वायु अपर्दन से, जल तथा वायु अपर्दन से लगभग 14.12 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपर्दित होती है, यानी कटती है, यानी प्रभावित है हमारे यहाँ। तो आप सोच लें देश में मिट्टी के सामने एक गंभीर समस्या होगी कि नहीं होगी। और जब मिट्टी के सामने ये समस्या पैदा होगी तो तरह तरह की समस्याएं होंगी। खाद्यान्न उत्पादन कम होगा, मिट्टी में जो मूल तत्व हों जो जीव के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, वनस्पतियों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, जब उनमें कमी आ जाएगी तो निश्चित रूप से पूरा जैव जगत प्रभावित हो जाएगा। तो भारत में जो मिट्टी के सामने, मृदा के सामने प्रमुख समस्याएं हैं उसको हमने इस सारणी के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश किया है। तो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उसकी समस्याओं को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मृदा अपर्दन, कटाव की समस्या, और दूसरा मृदा प्रदूषण की समस्या। अब पहले में जो मृदा अपर्दन है, कटाव की समस्या है, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मिट्टी में जो कटाव होता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो का हमने लिखा प्राकृतिक कारणों से जो अपर्दन होता है। प्राकृतिक कारणों से जो अपर्दन होता है वो जल के प्रवाह से होता है। इसको 6 भागों में बांटने की कोशिश की गई। पहला हुआ जलीय अपर्दन जो होता है, सागरों के तटीय क्षेत्रों पे कटाव होता है, सागरीय अपर्दन उसे हम कहते हैं। वायु के द्वारा अपर्दन होता है, जब हवाएं तेज़ चलती हैं। ज़्यादातर यह अपर्दन रेगिस्तानी भागों में होता है। हवाएं जब तेज़ चलती हैं तो एक जगह की मिट्टी कट के दूसरी जगह चली जाती है तो भू आकृतियाँ अपने आप बदल जाती हैं।
चौथी चीज़ है हिमानी से अपर्दन। जो हिम क्षेत्र हैं यानी बर्फीले क्षेत्रों में हिमनद चलते हैं, हिमनद में बड़े बड़े हिमखंड चलते हैं, और जब वो हिमखंड प्रवाहित होते हैं तो अगल बगल के हिमखंडों या अगल बगल के चट्टानों से उनमें घर्षण होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये हिमखंड जब चलते हैं तो तलहटी को भी काटते हैं, जिसे हम हिमानी अपर्दन कहते हैं। ये घर्षण करते हैं, अपघर्षण भी करते हैं और सन्निघर्षण भी करते हैं। इसके बाद मिट्टी का जो अपर्दन होता है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो वनों का कटाव ज़्यादा हुआ है, वनस्पतियाँ काटी गई, पेड़ कट गए। जब पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी मुलायम हो जाती। कारण यह है कि जड़ें जो होती हैं मिट्टी को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे कटाव कम होता है। जब वनस्पतियों का नाश हो जाता है, वनस्पतियाँ कट जाती हैं, तो फिर उनको मिट्टी को, कणों को एक में बांधने वाली कोई चीज़ रह नहीं जाती है, जिसके नाते भी अपर्दन ज़्यादा हो रहा है। एक अंतिम कारण है कि इधर देखिए तमाम तकनीकी विकास हो गए हैं, तमाम कृषि यंत्रों का विकास हो गया है, जिससे जुताई भी अब अनियंत्रित हो रही है। तो अनियंत्रित जुताई के नाते मिट्टी का स्वरूप बदल जाता है। तो मिट्टी का स्वरूप जब बदल जाता है, चाहे तेज़ हवाएं चलें, चाहे बारिश हो, तो कटाव शुरू हो जाता है। और मानवीय कारण भी हैं, मानवीय कारण के नाते भी अपर्दन मिट्टी का हो रहा है। बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े मोटर गाड़ी चल रहे हैं, इन सब कारणों से भी भूमि का अपर्दन होता है। अब मिट्टी जो हमारी प्रदूषित हो रही है, वो आखिर काहे मिट्टी प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि ऊसरीकरण हो रहा है। ऊसरीकरण का कारण क्या है? ऊसरीकरण का कारण जो हमारे समझ में आता है कि जो विभिन्न तरह के इतना ज़्यादा उर्वरक वगैरह डाले जा रहे हैं, या भूमि में अनियंत्रित रूप से जो कृषि कार्य किए जा रहे हैं, इनसे भी ऊसरीकरण हो रहा है। वनस्पतियों का जो विनाश हो जा रहा है, तो भूमि ऊसर हो जा रही है। बंजर भूमि का विकास उससे हो जा रहा है। नम भूमि का, ये भी हमारे प्रदूषण में उपयोगी हैं। अब नम भूमि क्या होती है? जिसे नहरों के किनारे होते हैं, जो जलभाग रहते हैं, वो हमेशा जल ही रहते हैं, मिट्टी नम हो जाती है। मिट्टी नम हो जाती है तो उनकी उर्वरक क्षमता अपने आप प्रभावित हो जाती है। और चौथा कारण जो है अम्लीकरण, क्षारीकरण। आप देखें तो जो तरह तरह के उद्योग हैं, उनकी जो कचरे निकलते हैं, जिसे हम औद्योगिक अवसाद कहते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ रखी जाती हैं तो मिट्टी में क्षारीय गुण आ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्षारीय गुण इससे भी आता है कि कहीं बहुत दिन तक पानी अगर रुका रहा, तो जब पानी सूखता है तो मिट्टी में अम्लीकरण आ जाता है, तो इसके नाते भी भूमि प्रदूषित हो जाती है। और अब आप देखिए, अधिक अन्न उपजाने के लिए, खाद्यान्न की अधिक उपलब्धि के लिए लोग एक खेत में कई फसलों का उत्पादन शुरू कर दिए। तो जो बहुफसली उत्पादन शुरू हो गया, इससे होता ये है कि उन फसलों को लेने के लिए आप एक बार उर्वरक डालें, फिर सिंचाई किए, फिर अब कोई भी पैदावार बिना दवा ववा के डाले तो होती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के प्रयोग के नाते मिट्टी प्रदूषित हो जा रही। तो जहाँ पहले प्राचीन काल में या आज के 20 साल पहले एक खेत से एक या अधिकतम 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था, वहीं एक खेत से तमाम फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो उन फसलों के उत्पादन में जो प्रयोग किए जाते हैं रासायनिक तत्व वगैरह, उसका प्रभाव तो मिट्टी में ही पड़ता है, जिससे भूमि हमारी प्रदूषण युक्त होती जा रही है। अब आप देखिए भाई साहब, तो आज खेती में अगर आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें तो किसी भी तरह की पैदावार होनी नहीं है। तो अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों के नाते मिट्टी पूरी तरह प्रदूषित होती चली जा रही। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि यह विकास जो नगरों का विकास हो गया, उद्योगों का विकास हो गया, तो नगरीकरण के नाते भी भूमि प्रदूषित होती जा रही है। नदी के नाले, तमाम विषैले चीज़, तमाम चीज़ें आके जिस भूमि पे पड़ जाते हैं, वो भूमि अपने आप प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक कचरा तो इस समय राष्ट्र के लिए, देश के लिए और मिट्टी के लिए भी सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ये औद्योगिक कचरा जिन रास्तों से गुज़रता है या जहाँ ये प्रवाहित होता है, वहाँ की पूरी भूमि एकदम, उसकी उर्वरक शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है, जिसके नाते हमारे भारतीय मिट्टी के सामने उत्तरोत्तर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और अगर मिट्टी हमारी समस्याग्रस्त होगी तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा, और जब उत्पादन प्रभावित होगा तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा और मिट्टी में जब समस्याएं रहेंगी तो वनस्पतियों का उत्पादन भी नहीं होगा। तो खाद्यान्न संकट और वनस्पतियों का ह्रास का परिणाम क्या होगा कि पूरा जैव जगत
संकटग्रस्त हो जाएगा और ये संकट की छाया उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सारे लोग इससे परिचित हैं। मिट्टी में अपरदन होता है, कटाव होता है, विभिन्न तरह से कटाव होता है, जिसकी चर्चा भी हमने आपसे किया है। इन सारे बिंदुओं पे चर्चा किया है, इसको इस सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। अभी इसके नीचे इस पर विस्तार से मैंने लिख दिया है, इसको आप आराम से चर्चा पढ़ लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। विस्तार से इसमें हमने लिख दिया है कि किन किन कारणों से जो मिट्टी का अपरदन होता है वो कैसे कैसे होता है। जैसे अब जलीय अपरदन क्या होता है कि जल मिट्टी में घुलनशील पदार्थों को घुलाकर बहा ले जाता है। जब मिट्टी मुलायम हो जाती है, पानी पड़ता है, तो जो उसमें घुलनशील पदार्थ होते हैं पानी में घुल जाते हैं। जब घुल जाते हैं तो पानी के साथ प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे जलीय अपरदन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सागरीय अपरदन क्या होता है। सागर की लहरें तट से टकराती हैं, चट्टानों का अपक्षय करती हैं, जिसके नाते भी अपरदन कार्य बहुत प्रभावी होता है। और जो वायु अपरदन है, इसका तो कहना ही क्या है। जब तीव्र गति से हवा चलती है तो आप आज भी देखे होंगे कि गाँव में मढ़ा उड़ा उड़ जाता है। आदमी जो कमज़ोर होते हैं वो बेचारे अपना जो भी रखे रहते हैं, गमछा उमछा, उसको गले वले में लपेटे रहते हैं। ये तो सामान्य बात आपसे कर रहे हैं। लेकिन इसका जब मिट्टी तेज़ चलती है तो जो मिट्टी जो हवा जब तेज़ चलती है तो मिट्टी जब मुलायम रहती है तो मिट्टी के कण को अपने साथ वो प्रवाहित कर ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। उड़ा ले जाते हैं, एक जगह से उड़ाते हैं, दूसरी जगह ले जाके छोड़ते हैं। इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। सबसे ज़्यादा वायु द्वारा अपरदन तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वायु का अपरदन रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। तो ये हवाएं जो होती हैं, वायु द्वारा अपरदन बहुत अधिक होता है और ये बड़ा प्रभावी होता है। और इससे होता ही है ना कि कहीं कहीं चक्रवात वगैरह जब आ जाते हैं तो चक्रवात गोल चलता है ना, तो तमाम मिट्टी में गड्ढे निर्मित हो जाते हैं। जो मुलायम पदार्थ होते हैं वो उड़ जाते हैं, और जब उड़ जाते हैं तो उससे गड्ढे पैदा हो जाते हैं। तो इससे भूमि का अपरदन होता है। हिमानी अपरदन करती है। मैंने आपसे बताया कि हिमखंड के बहने के नाते अपने तलहटी का वो कटाव करते रहते हैं, इससे भी वहाँ की मिट्टी का कटाव होता है। और ये निर्वरणीकरण के बारे में हमने आपको बताया कि जितने ज़्यादा वृक्षों का नाश हो रहा है, जंगलों का नाश हो रहा है, उतने ज़्यादा भूमि अपरदन बढ़ रहा है। अनियंत्रित जुताई की बात हमने आपसे किया है। अब जो मिट्टी है, अब ये मिट्टी का जो अपरदन होता है वो कितने प्रकार से होता है, इसको बांटने की कोशिश की गई है। जैसे मिट्टी एक तरह से नहीं कटती है, कई तरह से कटती है, तो उसका कुछ भौगोलिक नाम दिया गया है। जैसे इसमें हमने लिखा मृदा अपरदन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? एक चादर अपरदन है पहला, दूसरा नलिका अपरदन है, तीसरा अवनलिका अपरदन है, और इसके बाद ये बीहड़ीकरण है, और इसके बाद मृदा सर्पण है, पंकवाह है। अब आप देखें चादर अपरदन क्या है। चादर अपरदन सीधी बात है, वर्षा का पानी जब गिरता है तो भूमि पे जब गिरता है तो उससे होता क्या है कि छोटे छोटे बूंदें जो होती हैं वो उस धरातल पे गड्ढे बना देती हैं। तो जो गड्ढे बना देती हैं तो पानी जब बहता है तो जिधर बहता है वो मिट्टी उसके साथ बह जाती है। और तीसरी बात, दूसरा कारण क्या है कि अब बही हुई मिट्टी जो है, बहा हुआ पानी जब बहता है ना तो नाली के रूप में जाता है। तो जब तक उसमें पानी की मात्रा कम होती, बहाव कुछ कम होता है, तो एक नाली के रूप में जाता है, यानी मुलायम मिट्टी को काट देता है। तो जिसे नाली के रूप में धारण कर लेता है उसे नलिका अपरदन कहा गया। लेकिन जब उसी से वो प्रवाह देर तक चलता है और कई दिनों तक चलता है तो नाली जो बनी रहती है वो गहरी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। जो नाले वगैरह पहले प्राकृतिक रूप से बने थे वो इसी कारण से बने थे। और इसके बाद जो बीहड़ीकरण की बात है, नदियों के किनारे आप कगारों पे देखें तो ऊंची नीची स्थलाकृतियाँ विकसित हो जाती हैं, जिसे बीहड़ कहा जाता है। अधिकतर आप देखिए तो चंबल का बीहड़ आज भी हमारे यहाँ बहुत चर्चा में कहा जाता है। चंबल की घाटी में लगभग 40 से 60 मीटर जो बीहड़ हैं वो गहरे पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ असामाजिक तत्व हैं अधिकतर वो चंबल की घाटियों में रहते हैं। और मैंने बेतवा में, केन में, यमुना में, नर्मदा में, ताप्ती में, माही में, साबरमती में आदि नदियों की घाटियों में बीहड़ बहुत पाए जाते हैं। इसके बाद है
मृदा में सर्पण होता है। सर्पण का मतलब ये होता है कि ढाल की तरफ प्रवाह होता है, ढाल की तरफ गुरुत्व बल ज़्यादा रहता है, तो पानी जहाँ रहता है ना ढाल की तरफ बहता है, तो इस तरह से जो कटाव होता है उसे मृदा सर्पण कहते हैं। और अंतिम बात होती है पंकवाह। पंकवाह का पंख माने होता है कीचड़, वाह माने प्रवाहित होना। तो कीचड़ का मतलब हुआ कि जब पानी पड़ता है मिट्टी में ना, और मिट्टी उसमें घुल जाती है, ढीली हो जाती है, तो ढीली हो जाती है तो उस कीचड़ का प्रवाह ढाल की तरफ हो जाता है। तो नदियों के किनारे प्रायः ज़्यादा होता है, जिसे पंकवाह कहा जाता है। तो ये जो मिट्टी का अपरदन होता है, इसको 4-5 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद हम कुछ ये चित्र आपके सामने दिखा रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं। और संक्षेप में मैं इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भारत में मिट्टी के सामने जो सबसे प्रमुख समस्याएं हैं वो केवल 2 तरह से बातें मेरे समझ में आती हैं। एक तो ये होता है वन विनाश, दूसरी बात हो रही है जो अनियंत्रित विकास किया जा रहा है। उस अनियंत्रित विकास में औद्योगिकरण हमारा आता है, नगरीकरण हमारा आ रहा है, कृषि कार्य भी अनियंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके नाते मिट्टी में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। और मुझे तो लगता है कि आगे पीछे या कुछ दिनों बाद, चाहे 1 दशक 2 दशक बाद ही जो परिवहन मार्गों के इतना विस्तार हो रहे हैं, इससे भी समस्याएं पैदा होंगी, इससे भी दिक्कतें आएंगी। तो आवश्यकता है कि इस मिट्टी को किसी तरह से सुरक्षित रखा जाए। और सुरक्षित हम तब रख पाएंगे कि जब इन कारणों को हम समझे रहेंगे। तो इन कारणों के लिए कौन से उपाय ढूंढे जाएं, तब व्यक्ति जब कारण जानता है तो उपाय अपने आप धीरे धीरे ढूंढने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले में हम आपसे जलवायु की चर्चा करेंगे।